तो गुड आफ्टरनून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम इस पूरी की पूरी चर्चा में बात करेंगे पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड आया T20 वर्ल्ड कप के लिए उसके ऊपर, और इसके साथ साथ जो इंग्लैंड में एक सीरीज जिसका पहला मैच अब तक हो चुका होता, लेकिन बारिश के कुछ अलग इरादे थे और बारिश ने पहला मैच नहीं होने दिया लीड्स में। अब टीम पाकिस्तान जो है वो दूसरे T20I के लिए मौजूद है। 30 तारीख को उनका लास्ट T20 है। इन सारी चीजों पर बात करेंगे। टीम में क्या माहौल है, वर्ल्ड कप की जो टीम अनाउंस हुई है उसके बाद बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि पहले से तय थी, लेकिन शाहिद हाशमी सर जुड़ गए हमारे साथ। बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान की टीम को बहुत फॉलो किया। इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था तो मेरे हिसाब से वाहिद जर्नलिस्ट थे जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद कवरेज उन्होंने स्टार्ट करी थी और दुनिया भर में पाकिस्तान की टीम को फॉलो किया है और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अंदर खाने क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या हो रहा है और टीम लेवल पे क्या हो रहा है। सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर और मैं सीधे ही सवालों पर आना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन क्या है जो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई है? एंड वेरी वार्म वेलकम सर। देखिए, थैंक यू वेरी मच। ऑन पेपर तो बहुत ही स्ट्रांग स्क्वाड है, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट और मेरे जैसे हाफ एक्सपर्ट ये समझते हैं कि थोड़ा हैवी पेस बेस्ड है। यानी 5 पेसर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक पेसर को अगर आप रिजर्व में डालते और एक स्पिनर, जेन्युइन लेग स्पिनर उसामा मीर, जिसने पीएसएल में सबसे ज़्यादा आउट किए थे, उसको टीम में डालते तो आपको विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए। और यूएस वेस्ट इंडीज़ में आप फास्ट बॉलर इतना नहीं इफेक्टिव होंगे जितने स्पिनर होंगे। आप वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड देखें, आप इंडिया का स्क्वाड देखें, उन्होंने स्पिनर ज़्यादा डाले हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड को देखें तो आप उन्होंने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर डाले हुए हैं, गुडकेश मोती और अकील हुसैन। तो उन्होंने कुछ सोच के ही डाले होंगे। हमारी होमवर्क कुछ थोड़ा कम नज़र आया। और कल एक कंट्रोवर्सी भी हुई कि जब सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करने जाने वाली थी, 5 सेलेक्टर, कोच को मिला के, कप्तान को मिला के 5 सेलेक्टर उधर हैं और 2 सेलेक्टर जो इधर थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप ने हमसे थॉरली हमसे कंसल्ट नहीं किया, अभी स्क्वाड अनाउंस ना करें। तो एक वो बेकार का आपने केओस मचाया और 5-6 घंटे स्क्वाड डिले हुआ। वैसे ही आप 20 टीम्स में लास्ट टीम हो जिसने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है। तो ऑन दी होल ऐसा लग रहा है कि जैसे हैवी बेस्ड है पाकिस्तान की टीम, लेकिन ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम है। और मुझे लग रहा है अभी इंग्लैंड से ये 3 मैच अगर हो गए तो अच्छा करेगी वर्ल्ड कप में। एक पाकिस्तान की टीम को मैं बोलता हूँ धक्का स्टार्ट है, थोड़ा उसको शॉक लगते हैं बैटरी को, जैसे शॉक लगा आयरलैंड ने, तो शॉक लगने के बाद अब थोड़ा रिदम में नजर आएगी। एक चीज और जानना चाहूंगा, फिर जाहिर सी बात है शुभानंदा भी इस पर पिच इन करेंगे, सवाल भी करेंगे। लेकिन जो चीजें हुई, जैसे हसन अली को रिलीज कर दिया गया पहले स्क्वाड से, फिर मेरी समझ में नहीं आया कि सलमान अली आगा जो न्यूजीलैंड वाला टूर था उसमें मौजूद थे, फिर जब न्यूजीलैंड की साइड पाकिस्तान आई तब एब्सेंटी में थे, फिर वापस जब आयरलैंड के लिए चुना गया तो उनको चुन लिया गया, अब उनको फिर रिलीज कर दिया गया है। सलमान अली आगा वहां पर वो चले जाते हैं। इरफान नियाजी की बड़ी बातें हो रही थी, आपने पीएसएल का जिक्र करा उसामा मीर को लेकर के। पीएसएल का इमर्जिंग प्लेयर वो था, फिटनेस बड़ी जबरदस्त है, बड़ी हिटें लगा सकता है, अच्छा खिलाड़ी है ओवरऑल। जो मैंने सुना पाकिस्तान में कि भाई एक बढ़िया यंगस्टर निकल कर आ रहा है और उसके चर्चे बहुत है, और मिडिल ओवर्स में उस तरीके से बड़ी हिटें लगा सकता है, जिसमें हमने इफ्तिकार को वहां पर बहुत लंबे समय से मौजूद देखा है। बट इफ्तिकार का भी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड ज्यादा रहता है कि भाई नाकामियां ज्यादा देखी है उस हिसाब से और कामयाबियां कम मिली है। आजम खान को लेकर के कल एक सवाल भी किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको लेकर के बड़ी हाय तौबा मच गई कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि सिफारशी हैं, ये चीजें हैं। जो जो लोग बाहर गए हैं, और जैसा आपने उसामा के बारे में कहा, या फिर जैसा मैं कह रहा हूं कि भाई कोई एक आध खिलाड़ी के पीछे की लॉजिकल रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि चाहे मोहम्मद हारिस को लेकर के एक है तलखी थोड़ी सी देखने को मिल रही है कि मोहम्मद हारिस टीम में हो सकते थे, उसामा मीर टीम में हो सकते थे, और फिर आजम को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं, ये चीजें जो डिसअपॉइंटमेंट्स लेकर आ रही हैं, इनको आप किस तरीके से देख रहे हो? और जिन खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है उनके पीछे की लॉजिक समझ में आ रही है कि सलमान अली आगा को क्यों बुलाया? हसन अली को समझ में आता है, बट ये चीजें थोड़ा सा बताइए सर। देखो, सिलेक्शन जो होती है पूरी दुनिया में लॉजिक बेस्ड होती है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हो, आप कंपेयर करते हो, अगर इसको सेलेक्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसको किया है, कंपेयर करो इस प्लेयर को, तो आपको लॉजिक समझ में आ जाती है। पाकिस्तान में थोड़ा ऐसा कम है और हम बहुत जल्दी जल्दी उठा के सवाल उठाना शुरू कर देते हैं प्लेयर के ऊपर। आजम खान
एक बहुत अच्छा प्लेयर है और वो बताएगा कि जिस तरह वो डिस्ट्रक्टिव है एक मैच में। और ऐसे प्लेयर, अगर आपको याद हो, ब्रेंडन मैक्यूलम ने जैक क्रॉली के बारे में बोला था कि ये इम्पैक्ट प्लेयर ही है, हर मैच में रन नहीं बनाएगा, आपको हर मैच में रन नहीं बना के हाँ, देगा, लेकिन जब भी रन बना के देगा आपको जितवा जिताएगा। के देगा। तो आजम खान जी। का भी वही मिसाल है, हर मैच में रन नहीं करेगा, लेकिन जब भी हाँ, करेगा इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनिंग नॉक खेल के आएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी सही है। बातें हो जाने लगती हैं। आप सलमान आगा को अगर आपने सेलेक्ट किया था तो आप आयरलैंड के खिलाफ उसको मैच खिलाते हैं। आपने हसन अली को पता नहीं किधर से बुला के ले आया, आप कह रहे हो कि वो जी। ऑलरेडी इंग्लैंड में है तो हमने उसको इंग्लैंड में। हसन अली थोड़ा पीछे चला गया, ऑल्दो उसने पीएसएल में भी 14 आउट किए थे, लेकिन टी20 क्रिकेट में वो पीछे चला गया, उसकी फील्डिंग क्वेश्चनेबल होती है, उसका तो थोड़ा सा पेस स्लो हो गया है। तो उसको अगर आपने सेलेक्ट किया था तो आपने गलत, लॉजिक नहीं बनती थी उस वक्त उसको सेलेक्ट करने की। आप आयरलैंड और इंग्लैंड में ज्यादा स्पिनर लेके जाते हो, इसलिए कि वो तो कॉट से निकलते हैं, 3 साल के बच्चे होते हैं, वो फास्ट बॉलर को खेलते हैं, तो उनको फास्ट बॉलर खेलना इतना मुश्किल नहीं है जितना उनको स्पिनर खेलना मुश्किल है। तो आपको उसामा मीर तो आपका ब्लंडर रहा है, अभी तक आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया। और अब आप आगे जो बातें करने जा रहे हो, कल तो एक केओस मचा हुआ था मीडिया पे कि आजम खान बाहर हो गए स्क्वाड के, साइम अयूब रिजर्व में चले गए, लेकिन शुक्र है कि सेंसस प्रिवेल किया। आप जिन लड़कों को लेके चल रहे हो साथ में, उन्हीं को अब आप खिला, अब आपने टाइम गुजार दिया। अब पुल के नीचे से पानी निकल के बहुत आगे चला गया, अमेरिका पहुंच गया वो पानी। तो आपको वो पानी लेके चलना है, उन प्लेयर्स को लेके चलना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। और जब आप उनको कॉन्फिडेंस दोगे, जैसे बाबर ने साइम को दिया, बोला अच्छा प्लेयर है ये करेगा, बाबर हाँ, ने आजम को बोला मैच विनिंग, जब प्लेयर, जब कैप्टन ये बोलता है तो बहुत ही अच्छा। और एक सेंसिबल हेड अब आ गया है गैरी कर्स्टन, आप सबको पता है इंडिया में उसने किस यस। तरह सेंसिबली कोचिंग किया है। तो वो जब आ गया तो अब थोड़ा सेंस प्रिवेल करेगा, वो उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाएगा। अच्छा हुआ कि कल कोई केओस नहीं मचा और साइम को बाहर नहीं किया, आजम को बाहर नहीं किया। 15 खिलाड़ी अच्छे हैं, एक आध आगे पीछे होता है, वो सबकी नज़रों में होता है। तो अब वो लॉजिक बेस्ड सिलेक्शन हमारे यहाँ थोड़ा कम है। अगर हमारे पास एक डाटा एनालिस्ट बहुत अच्छा था हसन चीमा, उसको थोड़ा पीछे कर दिया, कोई दूसरा डाटा एनालिस्ट ले आए, तो वो जब हसन चीमा टाइप जब लोग सिलेक्शन करते हैं या रेहानुल हक टाइप सिलेक्शन करते हैं, तो वो लॉजिक पे करते हैं, डाटा बेस्ड होता है, लेकिन 100% लॉजिक होती है। और उनको पता होता है कि एक प्लेयर को लिया है तो क्यों लिया है, नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। शुभेंद्र, आप कैसे देखते हैं? और अगर कोई सवाल है आपका शायद से फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ चर्चा। देखिए, ये अब मैंने एक लाइव में भी कहा था, आज के सुबह के लाइव में भी कहा था कि ऑन पेपर पाकिस्तान स्क्वाड बहुत अच्छी है। ऑन पेपर आपके पास सारे डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं टिक मार्क है। हाँ, शाहिद सर ने जैसे बोला कि एक पेसर या दो पेसर शायद आपके पास ज्यादा एक्स्ट्रा है, बट अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो पाकिस्तान के पास हार्दिक पांड्या जैसा कोई प्लेयर नहीं है जो 140 प्लस बॉलिंग कर सके और मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सके। तो आई थिंक इसके वजह से आप एक एक्स्ट्रा पेसर लेके जा रहे हो या आप एक बैट्समैन शॉट ले रहे हो, क्योंकि वो जो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं हार्दिक पांड्या, वैसा प्लेयर पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं है। शायद सर, एक एक बात आपने गैरी कर्स्टन के बारे में आपने उनका जिक्र किया वहां पे। तो गैरी कर्स्टन क्योंकि बहुत नए आए हैं, अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है पाकिस्तान के सर्किट में, उनका इनपुट्स कितना ज्यादा रहा है इन्हीं कुछ दिनों में जब से वो पाकिस्तान के साथ मीट किए हैं इंग्लैंड में? हमने देखा था, विजुअल्स आपने भेजे थे कि वो काफी एक मीटिंग वीटिंग कर रहे हैं, सबसे हंसी मजाक एक अच्छा मूड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गैरी कर्स्टन का साइनिंग कैसे लिया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? टीम क्या कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उसके साथ? और गैरी कर्स्टन का इनपुट कितना ज्यादा था, क्योंकि नए हैं तो उनका स्क्वाड में इनपुट क्या कितना ज्यादा था? देखो सुबह जब भी एक बड़ा हाई प्रोफाइल कोच आता है उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ है वर्ल्ड कप विनिंग कोच, फिर उसने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट में बनाया, तो वो अपनी रेपुटेशन को बड़ा सेफ गार्ड करेगा, उसको अपनी रेपुटेशन का ख्याल है। जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ या जब उसकी नेगोशिएशन चल रही थी पाकिस्तान से, उसी वक्त से उसने अपना गार्ड ले लिया था, बैटिंग में जैसे खड़े होकर लेता था सेंसिबली। वो बहुत ही श्रूड, बहुत ही केयरफुल अप्रोच वाला एक बैट्समैन भी था और अभी इसी तरह का कोच भी है। तो उसने जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट हो रहा था उसी वक्त से उसने पाकिस्तान के बारे में फीडबैक मुख्तलिफ लोगों से शुरू कर दिया लेना। उसने टेलीविजन पे पाकिस्तान के मैचेस देखे, हाईलाइट्स देखे, तो उसका इनपुट 100% है, कूल एंड काम कस्टमर है। लेकिन उसने एक इंटरव्यू में अभी बोला था, उसने बोला मैं थिक स्किन्ड हो गया हूँ बॉब वुल्मर को देख के। तो बॉब वुल्मर जिस तरह का था कि अपनी अपनी पोजीशन को एग्जर्ट करता था, असर्ट करता था अपने आप को, और असर्ट करने के बाद वो बोलता था कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, और उसने अच्छी बातें बोली हैं कि मैं उस प्लेयर को आखिर तक जाके बैक करूंगा अनटिल एंड अनलेस मुझे ये महसूस हो जाए कि नहीं अब मुझे स्विच करना है किसी और प्लेयर की तरफ। तो ये गोरे कोच और ये जो स्टैब्लिश कोच होते हैं इनको अपनी रेपुटेशन का ख्याल होता है, ये कंसिस्टेंसी
को बड़ा बिलीव करते हैं। ये एक प्लेयर को बैक करना और उसको कॉन्फिडेंस देना बड़ा बैक करते हैं। आपके सामने मिसाल ब्रेंडन मैक्यूलम की है कि उसने कैसे जैक क्रॉली को बना दिया और बैन डकेट को बना दिया और बहुत सारे प्लेयरों को उसने इस्टेब्लिश कर दिया सिर्फ बाई बैकिंग। और सर इस पे एक और थोड़ा सा फॉलो अप सवाल था, क्योंकि मोहम्मद आमिर पे काफी चर्चा हो रही है, काफी टाइम बाद वो वापस आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर का रिसेप्शन पाकिस्तान टीम में क्या कैसा रहा है? क्योंकि ठीक है, अच्छे प्लेयर रहे हैं, पर वैसा जिप जो हम मोहम्मद आमिर को पहले देखते थे अर्ली 2000 मिड 2000s में, वो जिप अभी मोहम्मद आमिर के पास नहीं है, वो एक्स्ट्रा पेस मोहम्मद आमिर के पास नहीं है। एक्स्ट्रा पेसर्स लेके जा रही है, तो उस सिलेक्शन को आप कैसे देखते हो और मोहम्मद आमिर का इन टीम रिसेप्शन कैसा रहा? इन टीम रिसेप्शन अच्छा रहा। वो जो ओवरऑल बातें हो रही थी कि नहीं वो अनवांटेड सा है या पॉपुलर सा है, ऐसा नहीं है। थोड़े दिन में लगते हैं, थोड़े दिन लगते हैं, शुरू में थोड़ा सा टेंशन होती है, थोड़ा सा जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं, फिर साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में बैठ के मैचेस देखते हैं, तो फिर वो एक ग्रेजुअली इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। और बाबर ने अभी बोला है कि हमारी टीम का इन्वायरमेंट अच्छा हो गया। आमिर को उसने बैक किया, इमाद को उसने बैक किया। थोड़ा सा जिप जाहिर है मिसिंग है, इसलिए कि एक वो जो गैप आ जाता है 4 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, वो तो नज़र आ रहा है कि 2020 में दिसंबर में गए, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। ऑल्दो लीग क्रिकेट खेली, लेकिन इतनी हाई प्रोफाइल लीग क्रिकेट नहीं खेली जितनी के आईपीएल में होती है। पूरी दुनिया के टॉप बॉलर होते हैं। कैरिबियन प्रीमियर लीग को या बांग्लादेश प्रीमियर लीग को मैं इतना इतना हाईली रेट नहीं करता, इसलिए कि वहाँ इतने टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं होते। तो अगर आईपीएल खेला होता या अगर पीएसएल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता, पिछले 2-3 पीएसएल की भी उसके इतने अच्छे नहीं गुजरे। एक तो पूरा पीएसएल सीजन 1-2 मैच के बाद वो अनफिट हो गया था। तो जिप तो डेफिनेटली कमिंग है, मिसिंग है। लेकिन आप देखो 1-2 मैच खेलेगा अभी इंग्लैंड में, तो उसकी बॉलिंग में थोड़ी बेहतरी नजर आएगी। आमिर के पास एक्सपीरियंस तो है, गाइल तो है, किसी से आप उसकी स्किल तो नहीं ले सकते। सर इस पे दो चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक चीज, आप इस बैटिंग ऑर्डर को किस तरीके से फ्लरिश होते हुए देख रहे हो? क्या आपको लग रहा है कि बाबर रिजवान टॉप ऑर्डर पर जाएंगे, या बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है कि मैं 3 नंबर आऊंगा? क्या उस पर आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट है, या आप देख रहे हो कि भाई हम कोशिश ये करेंगे कि साइम अयूब और रिजवान ही जो है वो ओपन करें? और अगर ऐसा होता है तो क्या उस्मान को आप मौका दे पाओगे? उस्मान और साइम क्या एक ही प्लेइंग 11 में आ पाएंगे एज अ बैटर? मतलब कैसे देख रहे हो आप पाकिस्तान? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप अपना टॉप 7 दो मुझे, जो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खिलाएगा या बड़े मैचेस में खिलाएगा, व्हाट्स गोइंग टू बी योर टॉप 7 सर बिग मैचेस में? देखो मैं अभी ये कहूंगा कि आप 2-3 महीने से साइम अयूब को लेके चल रहे हो, तो साइम अयूब को ही चांस दो। लेकिन अभी ये 3 मैचेस जो इंग्लैंड के हैं ये डिसाइड कर देंगे। अभी इन्होंने शायद सोचा है कि उस्मान खान को टीम में डालेंगे साइम की जगह पे। अगर उस्मान ने अच्छा किया, ऑल्दो के उस्मान अगेन, उस्मान ने भी इतनी हाई प्रोफाइल क्रिकेट नहीं खेली। 2-3 फर्स्ट क्लास मैच खेले, वो भी 3-4 साल पहले। लीग खेल रहा है, लीग सिर्फ पीएसएल ही खेला है, और अगर उसने थोड़ी बहुत T10 लीग खेली है, उसको मैं इतना हाईली रेट नहीं करता। तो उस्मान खान भी एक एक चांस होगा कि आप एक चांस ले रहे हो, एक गैम्बल होगा। तो आप जिस प्लेयर को लेके चल रहे हो, मेरे हिसाब से साइम अयूब, रिजवान ओपनर हो। और अगर कहीं आपको ज़रूरत पेश आए, आप बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो 240 250, तो आप फ़खर को ओपन करा दो रिजवान के साथ। राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रखना अच्छा होगा। साइम, रिजवान, बाबर, फ़खर 5 पे, इफ्तिखार 6 पे, आज़म खान 7 पे, इमाद वसीम। अभी तो इस टीम में शादाब की जगह नहीं बन पा रही, इसलिए कि अगर यस। इमाद वसीम खेल रहा है और आपने 3 पेसर खिलाने, तो फिर शादाब की जगह बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें एक चीज और ये भी है कि अगर मुझे बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि भाई हारिस टीम में क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी उसका पीएसएल अच्छा नहीं गया है। लेकिन फिर अगर इस आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाया जाए तो फिर उसामा मीर तो हाईएस्ट विकेट टेकर है पीएसएल का। तो आपको लगा कि कहीं पर वो बाबर जो बाबर जिस वजह से क्रिटिसिज्म में आते हैं, कटघरे में खड़े होते हैं जिस वजह से बाबर, उसमें एक ये चीज बड़ी नजर आती है कि कई बार उनकी थॉट प्रोसेस के पीछे वो लॉजिकल रीजनिंग अगर आप ढूंढने जाओ तो नहीं मिलती है कि भाई आपका पीएसएल का सबसे बढ़िया गेंदबाज स्पिनर्स, जैसा आपने बताया, चाहे आप वेस्ट इंडीज देख लो, इंडिया देख लो, लगातार टीमें कोशिश कर रही हैं कि बढ़िया स्पिनर्स आ जाएं, उसके बावजूद भी आप उसामा मीर को नहीं लेकर के जा रहे हो। और जो मैं कहूँ कि सिर्फ एक जिनकी यूटिलिटी वो है, क्योंकि शदाब खेलेगा ऑब्वियसली एज अ बैटर बॉलर चिप इन करेगा, इमाद खेलेगा एज अ बैटर बॉलर चिप इन करेगा। आपके पास उस तरीके का अगर एक नाम है तो वो सिर्फ अबरार बचता है, जो गेंदबाजी जिसे बोले प्योर स्पिनर है। और फिर इफ्तिकार है आपके पास, वो भी मोर ओवर अ बैटर है, बॉलिंग हल्की फुल्की है।
तो उस तरीके से अगर आप देखो तो आपको लगता है कि ये एक जो रीजन दिया बाबर आजम ने, ये थोड़ा सा समझ से परे हो गया कि भाई अगर हारिस को आप इसलिए नहीं ले रहे हो कि पीएसएल में रन नहीं आए, तब तो उसामा मीर की जगह बनती ही थी पूरी टीम में। वही वही बात है कि पाकिस्तान में लॉजिक इतनी स्ट्रांग नहीं होती। उन्होंने जमान खान को सिलेक्ट नहीं किया आयरलैंड के टूर पे, तो उन्होंने बोला कि जमान खान न्यू बॉल बॉलर है, हमारे पास बहुत न्यू बॉल के बॉलर है। जमान खान तो न्यू बॉल का बॉलर ही नहीं है, वो तो डेथ ओवर्स का बॉलर है। उसको आप ओवर कराओ 16, 18, 20, आपको बेहतरीन यॉर्कर्स करके देगा। और उसने तो पीएसएल में कई बार, 3 या 4 बार मुझे याद है कि 8 रन लास्ट ओवर में उसने डिफेंड किए। 2 दफा तो अभी पिछले 2 सीजन में ही 8 रन लास्ट ओवर में डिफेंड करना बहुत क्वालिटी का बॉलर होना चाहिए, वो उसने किए हैं। उसको नहीं लिया। हसन अली को लेते वक्त बोला उसका आईसीसी के इवेंट्स में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। किधर अच्छा रिकॉर्ड है? 2 विकेटें ली थी पूरे वर्ल्ड कप 2019 में, 2021 में एक बड़ा क्रूशल कैच गिराया। हसन अली बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन आप उसको वनडे खिलाओ, आप उसको टेस्ट मैच खिलाओ। T20 में अभी आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो आपको यॉर्कर्स मार के दें, जो आपको इम्पैक्ट दिखा के दें आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में। तो उसकी रीजनिंग वाकई खराब हो जाती है और हारिस को एकदम से पीछे कर दिया इन लोगों ने। मुझे लगता है कोई कोई पुरानी चिंगारी है हारिस और वहाब रियाज के बीच में। अभी तो वहाब रियाज नंबर 2 है, चेयरमैन के बाद सारी बातें उसी की मानी जाती हैं, चाहे वो किसी की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो किसी की सिलेक्शन हो, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी के मैटर्स हो। तो वहाब रियाज बहुत पावरफुल है। कुछ लगता है दोनों पेशावर जल्मी के साथ खेलते थे, कहीं कोई सलाम ना किया हो, कहीं कोई डिसरेस्पेक्ट शो किया हो। हारिस ने थोड़ा मैवरिक प्लेयर तो है, तो वो उसके बाद से पीछे चला गया। न्यूजीलैंड की सीरीज जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड गई थी जनवरी में, तो बोला कि उसको हमने रेस्ट कराया है। किसी प्लेयर को आप रेस्ट कराते हो तो फिर उसको आप अगली सीरीज में वापस लेके आते हो। ठीक है, पीएसएल अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन उसने जिस तरह वर्ल्ड कप में 2022 वर्ल्ड कप में आके इम्पैक्ट डाला था, फियरलेस क्रिकेट खेली थी, तो उस टाइप का आपको प्लेयर चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो बड़ा चल रहा है T20 क्रिकेट में, वो ये कि हमें टॉप ऑर्डर के तो बहुत प्लेयर मिल रहे हैं, हमें मिडिल के प्लेयर नहीं मिल रहे हैं, और हमारे पास जेन्युइन ऑलराउंडर्स नहीं है। जो जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, इमाद और शादाब, वो स्पिनिंग ऑलराउंडर है। हमें एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, जैसे आपने बोला हार्दिक पांड्या टाइप चाहिए था। हमने आमिर जमाल को, अम्माद बट एक प्लेयर था, उसको हमने उन प्लेयरों को डेवलप ही नहीं किया प्रॉपरली। शुभेंद्र, कोई आखिरी सवाल? कहीं ना कहीं वसीम जूनियर भी मिस हो गए, उनको भी वैसे ग्रूमिंग का मौका नहीं मिला, वरना वो भी मुझे लगता है कि हैंडी प्लेयर हो सकते थे, स्पेशली वेस्ट इंडीज कंडीशन में जहाँ पे इतनी पेस की आपको जरूरत नहीं पड़ती, कटर्स वगैरह आप यूज कर सकते हो। शाहिद सर, एक लास्ट सवाल मेरे तरफ से, क्योंकि हमने चर्चा की शुरुआत ही की थी कि 5 पेस बॉलर्स पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, और इसमें अगर आप देखें तो हारिस रऊफ हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, शाहीन अफरीदी तो खैर स्टार्ट करेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नसीम शाह भी स्टार्ट करेंगे। बट आप पेस बॉलर्स कैसे, आप वो कॉम्बिनेशन कैसे बिठाओगे? आपके स्टार्टर्स कौन होंगे पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में? क्योंकि अगर आमिर नहीं खेलते तो उनके तरफ से भी थोड़ा सा नाखुशी वो जाहिर करेंगे कि भाई आप मेरे को लेके आए हो, आप मेरे को खिला नहीं रहे हो। हारिस रऊफ को ऑलरेडी आपने जैसे कहा कि वहां भी आज के साथ एक थोड़ा सा, मैं रिफ्ट नहीं कहूंगा, बट एक साइलेंट टसल चल रहा है दोनों के बीच में कि क्या क्या बात, मतलब संबंध परफेक्ट नहीं है उन दोनों के बीच में। तो आप अपने पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट को कैसे देख रहे हो? कौन स्टार्ट कर सकते हैं? और मैन मैनेजमेंट, गैरी कर्स्टन का मैन मैनेजमेंट, क्योंकि प्लेयर्स बाहर बैठेंगे, सीनियर प्लेयर्स बाहर भी बैठ सकते हैं प्लेइंग 11 से, तो मैन मैनेजमेंट स्किल कितना इंपॉर्टेंट होगा आगे चलते वर्ल्ड कप के टाइम में? बहुत 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 ज़्यादा मैन मैनेजमेंट तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पुअर है। एक दफ़ा सीरीज़ ख़त्म होती है, कोई लड़का जाके आलू पराठे खा रहा है, कोई नान छोले खा रहा है, कोई पराठे खा रहा है, कुछ पता नहीं होता प्लेयर का। तो उसको एक गाइडेंस चाहिए। और जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के पास मो बोबार्ट था, अभी से हाई परफॉर्मेंस मैनेजर। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में पहले एक दूसरा था परफॉर्मेंस में, बैन ओलिवर, अब उनका हाई परफॉर्मेंस मैनेजर है। तो उसको पूरे साल का ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है प्लेयर्स का, कि कौन प्लेयर कहाँ जाके, सीरीज में नहीं है, घर में बैठा है तो क्या कर रहा है, कितनी ट्रेनिंग कर रहा है, क्या कुछ खा पी रहा है, ये सारी ट्रेनिंग रखनी पड़ती है। हमने वसीम जूनियर को डेवलप किया, वो अच्छा ऑलराउंडर बन सकता था, उसको निकाल दिया। अब एक एक करके तो मैन मैनेजमेंट अब गैरी कर्स्टन के हाथ में होगी। वहाब को करना चाहिए मैन मैनेजमेंट के, कौन प्लेयर क्या कर रहा है, क्यों पीछे जा रहा है, क्यों उसका फॉर्म खराब हो रहा है। तो ये सारा करना पड़ेगा, और आपको टीमों के हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। आपने देखा कि यूएसए ने जिस तरह बांग्लादेश को हराया, उन्होंने फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेला। यूएसए हो गई, कनाडा हो गई, आयरलैंड हो गई, ये वो टीम है कि जिसमें आपको 2 या 3 स्पिनर खिलाने हैं। आपको शादाब को इसलिए खिलाना होगा कि वो आपको बैटिंग भी देगा, बॉलिंग भी देगा। अबरार को इसलिए खिलाना
बताना पड़ेगा कि वो जेन्युइन स्पिनर है और इमाद वसीम। और जहां जहां आपको जैसे इंडिया टीम आप खिला रहे हो, अगर आप इंडिया से 3 स्पिनर खिलाओगे तो आप मार खाओगे। इंडिया तो स्पिनर को बहुत ही अच्छा खेलता है, तो वहां पे आपको एक फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा। जो शुरू की मुझे लाइनअप लग रही है उसमें लग रहा है नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और शाहिन शाह अफरीदी, और जहां जहां हारिस रऊफ की जरूरत पड़ेगी फिर हारिस रऊफ को खिलाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सर। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम को इस सर वक्त पर जाते हारिस जाते नाम बस से ही बस दिक्कत आ रही बस है। एक एक सवाल मेरे तरफ से रह गया है, ये तो पूछना बनता है। ऑल गुड बिटवीन बाबर आजम एंड शाहिन शाह अफरीदी? ना इट्स ऑल गुड। तो वो थोड़ा सा कैप्टेंसी टेंशन के जो स्विच के क्रिएट बाद। हुआ, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, बाबर ने बड़ेपन का थोड़ा मुजाहरा किया और रिस्पेक्ट शो की शाहीन की तरफ। शाहीन ने भी सामने से जवाब दिया। ये प्लेयर आपस में रहते हैं, थोड़ी बहुत चिंगारी निकलती है, लेकिन फिर जब वो आपस में बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, तो सारा सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए कि आफ्टर ऑल जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो कंट्री को सर्व करना है। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड कप में जाके अच्छा करना है। कप्तान हो चाहे कप्तान ना हो, स्पिरिट तो हो, आपके ऊपर इतनी अटेंशन है, आपके ऊपर इतना फोकस है। तो शाहीन ने भी ये रियलाइज किया, और शाहीन के पास अभी टाइम है कप्तानी करने का। वो इतना यंग है। बाबर तो अब 29 हो गया, 30 हो जाएगा अक्टूबर में, तो बाबर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कप्तानी करने का, लेकिन शाहीन के पास तो टाइम है अभी कप्तानी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपसे आगे भी हम इनपुट्स लेते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान की टीम जो बात हुई है उस पूरे तरीके वर्ल्ड कप में पूरे टी20 वर्ल्ड कप में शाहिद सर हमारी नजरें बनेंगे। इस पूरा यूएसए और वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान टीम पे डेफिनेटली। उनकी नजरें रहेंगी, और सारे इनपुट्स जो भी आएंगे शाहिद सर हमारे साथ रहेंगे बिल्कुल। कब जा रहे हैं जी शाहिद भाई। सर, आप कब जा रहे हैं? थैंक यू। अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, हमारे ऑफिस वाले दोनों बीच में फंसे हुए हैं। कह अच्छा, रहे हैं स्टूडियो में अच्छा। बैठो, कोई कह रहा है जाओ अमेरिका तक। कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका तक तो चलो हो ही जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू ठीक सो है, मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड लक, आप लोग थैंक भी यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर जाना, कमेंट में बताना आपको कैसी लगी पाकिस्तान की टीम, और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।